हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं कई स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक ओपिनियन और एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे आज के वीडियो का थीम है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर को खुद पैसे लगाने चाहिए, डायरेक्टली कंपनीज को खुद खरीदना चाहिए, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए और इनडायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी चीज को आज मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार किया है मैंने, हर पॉइंट को यहाँ पे समझाऊंगा आपको। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको इसके बाद। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक बायस क्लियर कर देता हूँ, एक मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको बता देता हूँ चीज़ों को लेकर। देखिए, कई लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और उससे पैसे कमाना आसान काम लगता है। वो 100% एक चीज़ याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। जो चीज़ आसान दिखती है वो सच में आसान होती नहीं है। इसमें रिटर्न कमाने के लिए बहुत सी क्वालिटीज की जरूरत है एक पर्सन में, जैसे पेशेंस, नॉलेज, और एक प्रकार से अपडेटेड रहना हर चीज के लिए, रिस्क टेकिंग। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जब कंबाइन होते हैं, जो कि बहुत रेयरली होते हैं, तब कोई पर्सन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। कई किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं उसमें 90% से ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 10% से कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। बट इसको एक एक प्रकार से ये भी समझिए कि अगर 90% लोग मनी लूज कर रहे हैं तो कमा कौन रहे हैं? 10%। तो जो 10% लोग कमाते हैं वो सारा पैसा जो 90% लोग लूज करते हैं वो अपने पास ले जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस, हारते बहुत लोग हैं पर जो जीतते हैं या जो कमाते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग फिर बहुत बड़े तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। बट इट इज नॉट इजी गेम एट ऑल। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या करना चाहिए? आपको इस वक्त कहाँ से शुरू करना चाहिए? अज्यूमिंग कि आप एक स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो मैं अपने एनालिसिस को बीच बीच में पॉइंट्स को बताते बताते आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में मैंने क्या समझाया है, देखिएगा। पहले पॉइंट में लिखा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है। तो पहले पॉइंट में लिखा हूं मैं, इन्वेस्टर himself purchases equity shares of companies of his choice in his डीमैट अकाउंट। मतलब इन्वेस्टर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में परचेज करके रखता जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। आप अपना बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें पैसे डालिए, पैसे डालने के बाद उन पैसों का एक चेक बनाकर अपने ब्रोकर को दे दीजिए। फिर ब्रोकर के पास जैसे आपका मनी अवेलेबल हो जाएगा तो उतने रुपए की वैल्यू के आप शेयर्स ऑर्डर कर सकते हैं अपने ब्रोकर को, और ब्रोकर आपको शेयर खरीद के देगा और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योर्ड पड़े रहेंगे हमेशा। बीच में डिविडेंड आएंगे, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं एक बार। पहले जो लिखा हुआ है उतना पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर परचेजेज यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम इन हिज डीमैट अकाउंट। देखिए जी, म्यूचुअल फंड इस प्रकार ऑपरेट होता है। पहली बात तो म्यूचुअल फंड एक सामूहिक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो अकेला नहीं होता। एक एक एंटिटी स्कीम शुरू करती है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिटेल पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, वो लोग अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड के पास। तो आप अगर 5,000 लगाना चाहते हैं तो 5,000 भी लग जाएंगे, पर आपका अकेले का नहीं लगेगा पैसा। और म्यूचुअल फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड एंटिटी को करोड़ ऑफ रुपीस कलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। फिर वो, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, 500 करोड़ रुपए उन्होंने जमा कर लिए। तो 500 करोड़ रुपए से वो लोग 20-30 कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। ये मैंडेटरी होता है उनको कि मिनिमम 20 कंपनियां एक पोर्टफोलियो में उनको डालना जरूरी होता है। फिर वो कंपनियां खरीद कर
वो लोग म्यूचुअल फंड वाले आपको एक यूनिट इशू करते हैं। यूनिट की वैल्यू रहती है 10 रुपए, और ये शुरुआत में 10 रुपए रहती है जिस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करेगा, वो जो 500 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं 20 अलग अलग कंपनीज के टोटल मिलाकर, वो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा आपका यूनिट परफॉर्म करेगा। यूनिट की वैल्यू को एनएवी बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड की नेट असेट वैल्यू यानी एनएवी 10 रुपए से ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि अप्रिसिएशन आया है, और 10 रुपए से कम है मतलब समझ जाइए कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट अभी लॉस में चल रहे हैं। जैसे इस वक्त सपोज एक स्कीम का नाम है एचडीएफसी प्रूडेंस मान लीजिए, उस स्कीम के यूनिट की एनएवी इस वक्त अगर 18 रुपए चल रही है, 18 रुपीस, तो इसका यह मतलब है कि जब वो स्कीम शुरू हुई थी उस दिन जब उन्होंने शेयर खरीदे थे तब उनकी कॉस्ट 10 रुपए थी, और आज अगर 18 रुपए हो गया है, इसका मतलब 8 रुपीस का अप्रिसिएशन है। परसेंटेज वाइज बोले तो 80% अप्रिसिएशन है जब से इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये म्यूचुअल फंड में खरीदने का तरीका होता है। जैसे जैसे वो 20 कंपनियां परफॉर्म करेगी वैसे म्यूचुअल फंड का वो यूनिट प्रोपोर्शनेटली परफॉर्म करे। तो ये फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर हैज टू डू द रिसर्च फॉर सिलेक्टिंग गुड कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को खुद मेहनत करनी पड़ती है, वो खुद पता लगाता है कि कौन सी कंपनीज खरीदने योग्य है। ये कैसे करता है इन्वेस्टर? इसके कई तरीके होते हैं। जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर होते हैं, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबीए फाइनेंस है, सीएस है, वो लोग कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं बैठकर, और फिर उनकी कॉम्पिटिटिंग कंपनी से उसको कंपेयर करते हैं, और अगर ये सब चीजें उनको समझ में आती है तब वो शेयर की खुद रिसर्च कर पाते हैं। बट ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो इतनी चीजें एनालाइज कर पाए, इतना पेशेंस दिखा सके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी न्यूज चैनल में रिकमेंडेशन देखते हैं शेयर्स की, या किसी रिनोन्ड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करते हैं, उनसे टिप लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, और उसके बेसिस पर शेयर खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो खुद मिला के, कुल मिला के बोले तो खुद पता लगाना होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर अच्छे हैं, कौन सी खराब, खुद पता लगाना होता है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सब काम आपको नहीं करना है। म्यूचुअल फंड एंटिटी जो रहती है ना, वो एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को अपॉइंट करके रखी रहती है जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो फंड मैनेजर अकेला डिसाइड करता है कि सारे इन्वेस्टर्स के लिए कौन से कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे और कौन से नहीं खरीदे जाएंगे। तो इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूं। हमारे देश में कुछ लोग बहुत पॉपुलर या सक्सेसफुल रहे हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। उनमें सबसे ऊपर नाम पिछले वीडियो में मैंने बताया था, राकेश झुनझुनवाला का था। उसके बाद ये पर्सन को आप देखिए बेटा, ये राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी इज द ओनर ऑफ डी मार्ट एंटिटी and he has recently purchased a huge stake in India Cements। तो ये सब इन्वेस्टर्स पता लगाते हैं, लोग कैपिटल मार्केट में 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, इनको पता रहता है मार्केट साइकिल्स का, और ये सक्सेसफुल थे। बट एक बात याद रखिएगा, सक्सेसफुल लोगों का नाम हमारे पीपीटी में आ जाएगा, हमारे प्रेजेंटेशन में आएगा। थाउजेंड्स ऑफ एंड लैक्स ऑफ जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो लोग इसमें नहीं आते। तो डोंट गेट वेरी वेरी glued with these people. Inspiration is another thing, but it's very very hard thing to achieve। सेकेंड पर्सन है, ये तमिलनाडु बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है आज की तारीख में। इनका नाम है पोरिंजू वेलियत। ये भी बहुत सक्सेसफुल थे 2017-18 तक। दिस जेंटलमैन वाज वेरी फेमस इन द कैपिटल मार्केट। ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट 100 times in a period of 10 years, 15 years like this। बट रिसेंटली पिछले 2-3 साल इन्होंने भी बहुत हार्डशिप्स फेस किए। इनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कंपनीज में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। जैसे लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है जो कि जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ये पोरिंजू वेलियत ने उस कंपनी के शेयर 400 रुपीज में बाय किए। आज आप सर्च करके देखिएगा शेयर 2 या 3 रुपए चल रहा है। तो कभी कभी
इन लोग जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो फेल भी होता है। और ये लोग ना बेटा अक्सर बहुत पैसा एक ही कंपनी में लगा देते हैं। खैर, इसके बनिस्बत जैसे मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया कि म्यूचुअल फंड एंटिटीज पॉपुलर या बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर को नौकरी पे रखती है। फंड मैनेजर्स को करोड़्स ऑफ रुपीस की सैलरी मिलती है और उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना होता है कि म्यूचुअल फंड के पास जो करोड़्स ऑफ रुपीस है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़्स, उसको वो लोग कहां लगाएंगे। तो कुछ आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ पॉपुलर फंड मैनेजर्स के नाम बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहे हैं लेफ्ट में, ये है प्रशांत जैन, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इनके कभी इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा इनसाइड बिजनेस को लेके बढ़ जाएगा। प्रशांत जैन। सेकेंड नंबर पर मैंने अनूप भास्कर का आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के ये फंड मैनेजर है। थर्ड नंबर पे मैंने एस नरेन का फोटो डाला है, ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। इसके बाद जो ये फोर्थ पर्सन है नीलेश सुराना, राइट से सेकंड, ये पर्सन, इनका कल ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था। ये पर्सन मेरे असेट मैनेजमेंट नाम का एक फंड है, उसके फंड मैनेजर है। इनका अचीवमेंट है पिछले 10 ईयर्स में सबसे बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड इनको मिला है। पिछले 10 ईयर्स में मतलब लास्ट डिकेड में इन्होंने 18% पर एनम के रेट से इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो किया है। 18% पर एनम। जस्ट कंपेयर करवा रहा हूं, हमारे देश में एफडी का रेट 3.5 या 4% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और 4% एफडी के अगेंस्ट में दिस पर्सन हैज क्रिएटेड अ रिटर्न ऑफ 18% डिस्पाइट कोरोना लॉसेस। अगर कोरोना में लॉस नहीं हुए होते तो ये 20% से भी ज्यादा रिटर्न होता। और भाइयों, अगर कोई पर्सन 10 ईयर्स तक 18% पर एनम के रेट से अर्न करे ना, तो पैसे 5.43 टाइम्स हो जाते हैं, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा। तो 18% इज नो लेस अ रिटर्न। दिस इज 6 टाइम्स रिटर्न एज कंपेयर टू बैंक एफडीज, एंड दिस पर्सन हैज अचीव्ड। तो अगर आप इनके फंड में पैसे लगाए होते तो ये 5 गुना से भी ज्यादा हो जाते, जबकि आपका इन्वॉल्वमेंट जीरो रहता। एनीवेज, लास्ट पर्सन इस इमेज में है नीलेश शाह। ये कोटक सिक्योरिटीज के हेड है। ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्राइट माइंड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इन सब लोगों के इंटरव्यूज रेगुलरली हर वीक सीएनबीसी चैनल पे आते रहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी आप वो सब देखें, तो आपका बहुत इंसाइट बढ़ेगा। कोई बुक इतना जल्दी नहीं बता पाएगी आपको जितना इंटरव्यूज आपको अच्छे से सिखा पाते हैं। चलिए और पढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जब कोई पर्सन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो आप अपने ऊपर लीजिए, अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, आप 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा पैसा अभी कहां लगा पाओगे कैपिटल मार्केट में। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 2, 3, 4 कंपनी से ज्यादा लगाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर ही 2,000 रुपए का है। आप 10 खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, हो सकता है। इसीलिए एक प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका पोर्टफोलियो ना वेल डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। आप कई सेक्टर्स के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड रहेगा। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है। जबकि अगर आप वही पैसे, भले ही छोटे पैसे, कम पैसे, अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो सेबी के रूल्स उनको रिक्वायर करते हैं कि भले ही इन्वेस्टर का पैसा कम ही क्यों ना हो, वो कभी भी एक कंपनी में पैसा नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पैसा अकेले का नहीं रहता, तो सबके पैसे जोड़ जोड़कर म्यूचुअल फंड वाले बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, बड़ा फंड बनाते हैं। उससे वो लोग जानबूझकर 20-20 कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और आपको इनडायरेक्टली उन 20 कंपनीज में स्टेक मिल जाता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए भी डालेंगे ना, तो भी आपको 20 कंपनीज में ओनरशिप मिलेगी, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कभी पॉसिबल नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर, डाइवर्सिफाई रखना क्यों जरूरी है? हमको अगर एक ही कंपनी में भरोसा है, हम उसी पर लगाना चाहते हैं, तो हमको लगाने दीजिए ना। ऐसे आप ये राइट साइड में जो बहुत सारी कंपनीज में शेयर के पैसे खरीदें, वो क्यों करवा रहे हैं आप? इसका 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 मतलब, इसका रीजन आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, यानी 1-2 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो आपका रिस्क बहुत हाई हो जाता है। यू नेवर नो इन स्टॉक मार्केट कौन सी अच्छी खासी चलती फिरती कंपनी कब बर्बाद हो जाए, यू नेवर नो।
जेट एयरवेज जब बंद होने वाली थी तो 6 महीने पहले किसी को नहीं लग रहा था कि जेट एयरवेज का वो हाल होगा। इंडिगो और जेट की फ्लाइट क्वालिटी में जेट वॉज ऑलवेज बेटर, बट कंपनी के अंदर क्या चल रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत मुश्किल है जान पाना। तभी कब कौन सी कंपनीज बस्ट हो जाए ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू नेवर नो। पीपल डिड नॉट नो एट ऑल दैट येस बैंक विल बिकम अ जंक कंपनी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2019 में ही उस शेयर का रेट 400 रुपीज था और 2019 के एंड में उस शेयर का रेट 10 रुपीज हो गया था, 20 रुपीज हो गया था। तो यू नेवर नो किसने सोचा होगा बेटा। सोच के देखिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दे आर रियल ब्रदर्स। मुकेश अंबानी yesterday became 7th richest person of world after वॉरेन बफेट। मुकेश अंबानी की वेल्थ $67 बिलियन हो गई है, $68 बिलियन, और वॉरेन बफेट की $67 बिलियन। इसमें हालांकि एक छोटा सा ग्लिच बता रहा हूं, लास्ट मंथ ही वॉरेन बफेट ने $3 बिलियन डोनेट किए थे। ये बस बस बात आ रही है तो मेरे को ध्यान में बताते जा रहा हूं। बट यू नेवर न्यू 2005 में मुकेश अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी की कंपनी सेम वर्थ पे थी। जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने बंटवारा बराबर किया था, दोनों को बराबर वैल्यू की कंपनीज दी थी, दोनों भाइयों को। बट मुकेश अंबानी ने उस कंपनी को वहां से 20 टाइम्स बिग कर दिया, 20 टाइम्स। और अनिल अंबानी ने 2-3 साल बहुत अच्छा किया, पर 2008 के बाद उसकी पूरी नेटवर्थ कम होते गई होते गई होते गई और आज डिफॉल्ट रेटिंग पे आ गई है। तो बहुत मुश्किल है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखेंगे ना तो कोई कंपनी कब खराब हो जाए और आपका पूरा पैसा वाइप ऑफ हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। तभी हमेशा समझदारी होती है कि हमारे पोर्टफोलियो में बहुत प्रकार के सेक्टर्स की कंपनियां होनी चाहिए, ताकि किसी एक सेक्टर में नुकसान हो रहा हो तो दूसरे सेक्टर के प्रॉफिट से हमको वो नुकसान की भरपाई हो जाए। देखिए, कैपिटल मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सारे के सारे सेक्टर के शेयर एक साथ नीचे जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। अभी कोरोना के टाइम्स में भी भले ही 6-7 सेक्टर के एक साथ नीचे गए, बट टेक्नोलॉजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सब कंपनीज के शेयर ऊपर गए। तो कैपिटल मार्केट में सब सेक्टर्स एक साथ ऊपर भी नहीं जाते, सब सेक्टर्स एक साथ नीचे भी नहीं आते। तो डाइवर्सिफाई रखेंगे ना तो आप ना ज्यादा मतलब नुकसान करने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। द रिस्क is reduced due to investment in variety of share. Loss in one company is recovered by profit in other company. So diversification is very very important in investing. और मेरा पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो एक बार आप डाइवर्सिफिकेशन करना पॉसिबल है आपके लिए, पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करना मुश्किल काम है। फिफ्थ पॉइंट समझाता हूं जी। ये इमेज को देखिए, एक में थोड़ा पढ़ाई करना पड़ रहा है और एक में बिंदास आपको दिख रहा होगा पर्सन, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट वाले पोर्शन में मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का पॉइंट बता रहा हूँ। यू नीड टू मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली, लाइक एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज, ग्लोबल न्यूज, इंडियन इकोनॉमिक न्यूज एंड न्यू ट्रेंड्स। मतलब जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टर बनते हैं ना तो ये एक फुल टाइम जॉब है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो लॉस करके समझ में आएगा आपको। आपको मैं एक साइकिल बताता हूँ बेटा, अगर एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है ना तो उसका दिन कैसे बीतता है वो आपको बताता हूँ। डोंट माइंड, 2 मिनट लगेंगे। सुबह 5:30 बजे जापान का मार्केट शुरू हो, वहां पे 9 बज जाते हैं। फिर सुबह इंडिया के हिसाब से 7 बजे हांगकांग का मार्केट शुरू होता है, क्योंकि उस समय वहां पे 9 बज रहे होते हैं। 8 बजे चाइना का मार्केट शुरू होता है, 7:30 बजे, उस समय वहां 9 बज रहे होते हैं। हमारे यहाँ 9 बजे कैपिटल मार्केट शुरू होते हैं, 9:15 टू बी प्रिसाइज। अब मैं आप बोलोगे सर हम लोग को उन सब कैपिटल मार्केट्स की जानकारी क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, वहां के मार्केट्स जैसा परफॉर्म करते हैं इंडिया का मार्केट वैसे परफॉर्म। दोपहर के इंडिया के 12 बजे यूरोप में सुबह 9 बजते हैं, यूरोप के मार्केट्स शुरू होते हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के, राइट। और दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे सऊदी मार्केट्स शुरू होते हैं। पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। शाम को 3:30 बजे जब इंडियन मार्केट्स खत्म होते हैं तब भी यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड करते रहते हैं। और इंडिया में जब शाम को 7 बजते हैं उस समय अमेरिका में सुबह 9 बजते हैं, तो अमेरिका के डाउ जोन्स और नास्डाक का इंडेक्स खुलना चालू हो जाता है, और वही मदर ऑफ ऑल मार्केट्स कहलाता है।
वहाँ पे जो न्यूज़ होती है, डोनाल्ड ट्रम्प की जो नए-नए ट्वीट आते हैं, वो जैसे मतलब माहौल बनाते हैं, जो जो वो चाइना के ऊपर स्ट्रैटेजी लेते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा अमेरिका मार्केट रात को ट्रेड होता है और उसके हिसाब से इंडियन मार्केट खुलते हैं। ये सब रिसर्च करना एक डायरेक्ट इन्वेस्टर को बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुश्किल काम है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा मैं तो एक एक ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर ये बात बोला, लेट मी कम बैक टू दिस। इसके अलावा आपको जिस कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके रखे हैं, उसके रिजल्ट्स खुद एनालाइज करने पड़ेंगे। हर 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स अप डाउन दोनों होते हैं। फिर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है तो कौन सी कंपनीज में नया जाएं, वो रिसर्च करने का एक प्रकार से प्रेशर। इंडिया की इकोनॉमी कैसा कर रही है, आईआईपी ग्रोथ कैसा आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ कैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बैंक डिफॉल्ट हो रही है, ये सब बातों की जानकारी रखनी पड़ती है। एज आई अगेन से, इट्स अ वेरी वेरी ऑक्यूपाइंग एंड फुल टाइम जॉब। अगर आपको एफिशिएंट स्टॉक इन्वेस्टर बनना है तो आपको एकदम हैंड्स ऑन रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि आपके लिए आसान है कि मुश्किल। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपकी शक्ल कुछ इस बंदे के समान होगी और आपके बिहाफ पे सारा रिसर्च कौन करेगा? ऑल रिसर्च वर्क इज डन बाय द फंड मैनेजर ऑफ द म्यूचुअल फंड हु हैज वास्ट एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टर हैज नो रोल इन रिसर्च। जैसे मैं ऊपर फंड मैनेजर्स का फोटो बता रहा था आपको, वो लोग आपके बिहाफ पे पूरी रिसर्च करेंगे। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखाई देगा? आप ये शेयर्स खरीदोगे, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी, एशियन पेंट, ये इंडिया की जो ब्लू चिप कंपनीज है ना, उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको। एशियन पेंट, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, यू कैन सी द नेम्स। ये सब कंपनीज में से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चुनते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ शेयर तक सीमित नहीं रहेंगे। आप चाहें तो इक्विटी शेयर के बेस का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट्स या बॉन्ड्स किसी कंपनी के खरीदे जाते हैं। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जिसमें कमोडिटीज खरीदी जाती है, मतलब गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग, जो गोल्ड सिल्वर है उसका पोर्टफोलियो बनता है। आप बैलेंस्ड स्कीम खरीद सकते हैं जिसमें आपके पैसे का 30% इक्विटी में, 40% डेप्ट में, बाकी 30% कमोडिटीज में, गोल्ड वगैरह में जाए। ऐसे बहुत ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और अब मैं 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट में कुछ जानकारी, जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूं। जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ ब्रोकरेज ब्रोकर को पे करनी है और कोई खर्चा नहीं है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करता है। जैसे वो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने के लिए फंड मैनेजर की सैलरी होती है, म्यूचुअल फंड वाले बहुत एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं, कमीशंस पे करते हैं अपने एजेंट्स को, ये सारे खर्चे आप ही से रिकवर होंगे इनडायरेक्टली। जब आप यूनिट खरीदेंगे ना, तो यूनिट की जो असली कॉस्ट होगी वो आपसे रिकवर नहीं की जाएगी, उसमें थोड़ी से चार्जेस लेवी कर दिए जाएंगे और फिर आपके यूनिट थोड़े महंगे हो जाएंगे। जब आप यूनिट बेचेंगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैसा कट के मिलेगा चार्जेस के नाम से, और वो चार्जेस में म्यूचुअल फंड वाले ये सब चीजें अपनी रिकवर कर रहे होते हैं। ये जानकारी की बात है, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल होता है क्योंकि हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो सब खर्चे हमको बट जाते हैं, बहुत डिवाइड हो जाते हैं, तो बहुत कम शेयर आपको बियर करना पड़ता है उसका। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने रिप्लाई में पूछा था, सर कुछ ब्रोकर्स के नाम बताइए, तो टॉप 10 ब्रोकर्स का नाम यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी। आज की तारीख में सबसे पॉपुलर जो ब्रोकर्स है ना, उसमें से ये सेंटर पे जो आईआईएफएल है वो, और जेरोधा, ये बहुत पॉपुलर है। बाकी ब्रोकर्स भी बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मेरी ओपिनियन में मैं आईआईएफएल से ट्रेडिंग करता हूँ, जेरोधा से भी करता हूँ। कोटक सिक्योरिटीज इज वेरी रिलायबल, इसके आप अकाउंट खोल सकते हैं। सबके चार्जेस लगभग सेम होते हैं क्योंकि ये सेबी प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं। अब भाइयों, लास्ट ओपिनियन बिफोर आई स्टॉप द वीडियो। आप अगर ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि हम क्या करें, आपके लिए क्या एडवाइस है मेरी, आप मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि एज इन स्टूडेंट लाइफ आप प्लीज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का तो सोचिए भी मत। अगर आपको कैपिटल मार्केट में जानने जानने के लिए, रुचि रखने के लिए, कुछ पैसे लगाने का मन है, तो आप केवल म्यूचुअल फंड्स में जाइए। कुछ म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का भी नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और कम से कम साल, 2 साल, 3 साल आप चीजें समझिए, कैपिटल मार्केट फंक्शन कैसे करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें आप डायरेक्ट पैसे लगाकर सीख नहीं सकते। पहले सीखिए, समझ में आए, इसके रिस्क के बारे में जानिए,
फिर अपने पैसे लगाइए डायरेक्टली। और वो सब आपको तब समझ में आएंगे जब आप पहले म्यूचुअल फंड में डालें पैसे। अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआती तौर पे बहुत कम रखना चाहिए, ताकि नुकसान भी हो तो कम हो। जैसे गाड़ी सीखते समय बेटा, एकदम मर्सिडीज में गाड़ी नहीं सीख सकते आप मर्सिडीज चलाने के समय। आप किसी नेबर से, अपने अंकल से पुरानी कार बोरो कीजिए जो मतलब कम महंगी हो, उसमें कल को कोई खर्चा भी आए तो छोटा खर्चा है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत डेंजरस काम है ये। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार करना पड़ता है, विच इज इजीली अ 2 to 3 year प्रोसेस, कंसिस्टेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। क्या है, बाहर से चीजें ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि इस पर्सन ने इतनी वेल्थ बनाई तो आप भी कर सकते हैं, बट यू नेवर नो दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू अ लॉन्ग जर्नी, ही हैज गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉसेस। maybe once upon a time he might have been a situation of bankruptcy, thereafter he must have achieved something। सबकी ये सब जो पर्सन्स के मैंने फोटो दिखा रहा हूं ना आपको, इनकी पूरी जीवनी पता है मुझे। ये राधा कृष्ण दमानी जो आज बहुत रिच हैं, टॉप 10 है इंडिया के, टॉप 10 रिचेस्ट में है। ये 1999 में बैंक्रप्सी के करीब आ गए थे। तो इनको बहुत हार्ड लेसन्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, उसके बाद कैपिटल मार्केट में पैसे अर्न कर पाते हैं। तो अभी आप अपने आप को म्यूचुअल फंड तक सीमित रखिए। उसके बाद जब जानकारी बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसे जरूर लगाएं, 100% लगाएं। इट्स अ नो ब्रेनर। इसके ऊपर एक अलग से कभी बातचीत करूंगा मैं कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं उन्होंने अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाई है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स। हमेशा ये बैंक वगैरह के रिटर्न से अच्छा ही होते हैं बेटा। बस कोरोना वगैरह को छोड़ दो, फिर से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपने फीडबैक्स दीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।